हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स में अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस कर लिया वो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात। तो पहले हमने बात किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, और 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं ओरिजिन बेस्ड, that is natural, synthetic and semi-synthetic, which is completely obtained from plants and animals, is called natural polymers. In which some modifications are made, it is semi-synthetic, and which is totally prepared from the chemicals are man-made, it is synthetic polymer. इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट के क्लासिफिकेशन पर बात किया, और सेकेंड टाइप का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स का है। लीनियर, ब्रांच्ड, जिसमें यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलकर के उसको हम कहते हैं लीनियर। क्या होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक करके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट नंबर ब्रांचेस आर गिवन आउट, लेकिन उसमें से नंबर ऑफ साइड ब्रांचेस निकलती है, उसको हम कहते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। और ब्रांच्ड पॉलीमर कैन नॉट बी क्लोजली पैक्ड, उसको हम क्लोजली पैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन जो है वो ब्रांच्ड पॉलीमर के एग्जांपल है। उसके बाद क्रॉस लिंक्ड, तो क्रॉस लिंक्ड में हमने बताया कि जिसमें मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर के 3 डायमेंशनल नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोमर यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क, वो है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये बहुत ही टफ और रिजिड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेलामाइन और इसके बाद बेकेलाइट इसके एग्जाम्पल हैं। देन सिंथेटिक, सिंथेसिस के बेस पर पॉलीमर्स 2 टाइप के हैं, एडिशन और कंडेंसेशन। तो जिनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्डिंग जिन मोनोमर यूनिट्स में होती है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। और जिन यूनिट्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, वेयर फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट फॉर्म्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। वो सेम फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इसलिए एडिशन पॉलीमर का जो वेट है इट इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ वेट ऑफ मोनोमर यूनिट, वेयर द वेट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज लेस देन वेट ऑफ मोनोमर यूनिट्स। कंडेंसेशन पॉलीमर का वेट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, एडिशन पॉलीमर कॉमनली जो है वो लीनियर पॉलीमराइजेशन शो करते हैं, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू बनते हैं। लीनियर पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर जो होते हैं वो चेन ग्रोथ होते हैं, जबकि कंडेंसेशन पॉलीमर जो है वो स्टेप ग्रोथ होते हैं। तो इट इज अबाउट सम इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड विद द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देन उसके बाद हमने फिर बात किया इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर। तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 4 टाइप के पॉलीमर्स यहां से हो सकते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पर। तो इलास्टोमर्स कैन बी स्ट्रेच्ड लाइक रबर, इन विच
in which van der Waals forces are held together the monomer units, और मोनोमर यूनिट्स आपस में van der Waals फोर्सेस से जुड़ी होती है, इसलिए अपने शेप को वापस से गेन कर लेते हैं। तो रीगेन ऑफ शेप की प्रॉपर्टी किस पॉलीमर में होती है? इलास्टोमर्स में होती है। इलास्टोमर्स के बाद हमने बात किया फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स में खास बात ये होती है कि इनके मोनोमर यूनिट्स के बीच बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसको स्ट्रेंथ देते हैं। इसलिए नाइलॉन, डैक्रॉन या टाइलीन जो है वो बहुत ही हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉलीमर हो जाता है। और उसके बाद हमने बात किया थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? सॉफ्टन ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर सॉफ्ट होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। थर्मोप्लास्टिक रीमोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स, रीशेप नंबर ऑफ टाइम्स। थर्मोसेटिंग ओनली वन टाइम शेप्ड, केवल एक बार इसको शेप किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक के स्मॉल पीसेस पॉसिबल नहीं है। थर्मोसेटिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक करते हैं क्योंकि वो हार्ड मटेरियल जैसा हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है। पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सब जो पॉलीमर्स हैं ये थर्मोप्लास्टिक के अंदर आते हैं। और बेकेलाइट, मेलामाइन, ये जो पॉलीमर हैं ये सब आते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर। ठीक है, तो इट इज अबाउट द एग्जांपल्स। देन हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पर पॉलीमर दो टाइप के होते हैं, दैट इज चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये 3 स्टेप्स में कैरिड आउट होता है, जिसमें पहले इनिशिएशन, फिर प्रोपगेशन और फिर टर्मिनेशन का स्टेप आता है। इट इज डिपेंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल carbocations or carbanions like intermediate species by the influence of catalyst, heat और light। तो intermediate species फॉर्म होकर के जो पॉलीमराइजेशन शुरू होगा वो है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? स्टेप ग्रोथ में क्या होगा? जैसे अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हुई, तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? मोनोमर यूनिट्स आर reacts to form a small step। मोनोमर यूनिट्स आपस में रिएक्ट करके पहले एक स्मॉल स्टेप बनाएगी। मोनोमर यूनिट्स आर रिएक्ट्स टू फॉर्म स्मॉल स्टेप, एंड बाय द रिपीटेशन ऑफ दीज स्मॉल स्टेप, by the repetition of the small steps, by the repetition of these small steps, a polymer is developed। तो इन स्मॉल यूनिट्स के रिपीटेशन के कारण पॉलीमर बन जाता है। तो पहले मोनोमर यूनिट्स आपस में मिलकर के एक स्मॉल स्टेप बनाते हैं, एंड बाय द रिपीटेशन ऑफ दीज स्मॉल स्टेप्स अ पॉलीमर इज फॉर्म। दिस इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और इसको हम कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। ये क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात किया। ठीक है, थोड़ा लंबा है इसका क्लासिफिकेशन, बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हमने पूरा कंप्लीटली कवर कर लिया। अब बात करेंगे पॉलीमर्स एंड इट्स पॉलीमर्स यूजेस एंड प्रॉपर्टीज।
मेनली जो पॉलीमर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, उनके बारे में अब बात करते हैं। नंबर 1 पहला पॉलीमर है LDPE। दिस इज लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो जो कंबाइंड यूनिट है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। किसका पॉलीमर है ये? इट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। तो इथाइलिन का जो पॉलीमर है उसको हम कहते हैं पॉलीइथाइलिन। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन किससे बनेगा? इथाइलिन से बनेगा। तो इथाइलिन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज द फॉर्मूला फॉर इथाइलिन। ये इथाइलिन का फॉर्मूला है, CH2 डबल बॉन्ड, CH इज द फॉर्मूला फॉर इथाइलिन। ठीक है, और लगभग 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर कैरी आउट होगा। ये 190 से 200 भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। 190 से 200 डिग्री से 210 डिग्री बुक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन है टेम्परेचर में, है ना। 190 से 200 या 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाएगा। 15 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1500 टू 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1500 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड 0.03 टू 0.1% ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर दिस पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में इथाइलिन कन्वर्ट हो जाएगा पॉलीइथाइलिन में। हाउ टू राइट? ओपन द बॉन्ड एंड खोल एन। तो दिस इज पॉलीइथाइलिन, सिंपली हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, दिस इज LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो ये बना लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब इसके यूजेस के बारे में भी हमें बात करना है। तो इसके यूजेस क्या हैं? पॉलीइथाइलिन के कैरी बैग्स, स्क्वीज बॉटल्स जिसमें पानी आता है, वन टाइम यूज स्क्वीज बॉटल्स। और पॉलीइथाइलिन है तो पैकेजिंग के लिए यूज हो जाएगा। इंसुलेटर भी बन सकता है, इंसुलेटर्स, तो ये सब काम में यूज होगा लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। हमको केवल एक लाइन ध्यान रखना है, इट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का जो पॉलीमर है उसको कहते हैं पॉलीइथाइलिन। तो इथाइलिन के पॉलीमर को पॉलीइथाइलिन कहते हैं। जब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो हम इसको कहेंगे लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन LDPE। अब इसके बाद बात करेंगे हम हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के बारे में। तो दिस इज क्लासिफाइड एज HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। अब अगले पॉलीमर पे बात करते हैं, HDPE। दिस इज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो अगेन इट इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ इथाइलिन, इट इज पॉलीमर ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के पॉलीमर को से ही हम, इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से ही हम पॉलीइथाइलिन LDPE और पॉलीइथाइलिन HDPE दोनों बना पाते हैं। बट देयर इज सम चेंजेस इन द प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस में कुछ चेंजेस है। 60 टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और प्रेशर जो वहां पे 1500 से 2000 एटमॉस्फेयर था वो यहाँ पे रिड्यूस होकर के आ जाता है 6 to 7 एटमॉस्फेयर। और कैटलिस्ट यहाँ यूज होगा R3Al प्लस TiCl4, ये ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो इन प्रेजेंस ऑफ Ziegler-Natta catalyst, tri-alkyl aluminum and titanium chloride,
Ziegler and Natta. Ziegler and Natta catalyst. For the development of this catalyst, Ziegler and Natta was awarded by the Nobel Prize. और इस कैटलिस्ट को डेवलप करने के लिए जिगलर और नाटा को नोबेल प्राइज भी मिला था, because it is used to make very important polymers. So this is HDPE. There is polymerization of high number of molecules or more number of molecules. तो HDPE के बारे में हमने बात किया. This is high density polyethylene. तो there is difference of only the catalyst. तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो चेंज हो गया है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के अंदर. और यहां पर जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो 10,000 से लेकर के लगभग 30 लाख तक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं. 10,000 to 30 lakhs, सीधे लिख देता हूं मैं, 10,000 to 30 lakhs मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन यहां पे हो सकता है इन केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. ओके, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के अंदर. और इसके जो यूजेस हैं वो है बकेट्स एंड ट्यूब्स बनाने के लिए. बकेट्स एंड ट्यूब्स बनाने के लिए यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो बकेट्स और ट्यूब्स बनाने के लिए यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो दिस इज अबाउट HDPE. तो ये हुआ आपका सेकेंड पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो दो इथाइलिन के पॉलीमर लिखे हमने, पहला लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन. तो अब बात करते हैं तीसरे पॉलीमर के बारे में, दैट इज पॉलीप्रोपाइलीन. पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन जो है बेसिकली जो है टॉयज बनाने के लिए यूज होता है पॉलीप्रोपाइलीन. तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इज द प्रोपाइलीन. ये प्रोपाइलीन का पॉलीमर है. दिस इज पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलीन. तो पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलीन इज कॉल्ड पॉलीप्रोपाइलीन. पॉलीप्रोपाइलीन के पॉलीमर को हम कहते हैं, प्रोपाइलीन के पॉलीमर को हम कहते हैं पॉलीप्रोपाइलीन. प्रोपाइलीन का जो पॉलीमर है वो है पॉलीप्रोपाइलीन. और कंडीशन इज देयर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है आपको, है ना. कंडीशंस इज नॉट रिक्वायर्ड एवरी टाइम. तो 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर और R3Al plus TiCl4 as a catalyst. Now CH3CH CH2, तो बॉन्ड ओपन हुआ और दोनों तरफ से बैलेंसी फ्री हुई और ये होल N, इट इज पॉलीप्रोपाइलीन. पॉलीप्रोपाइलीन और ये बना पॉलीमर पॉलीप्रोपाइलीन. और पॉलीप्रोपाइलीन के जो यूजेस हैं वो है ट्वाइस, पाइप्स और इंसुलेटर. ट्वाइस, पाइप्स एंड इंसुलेटर्स. ट्वाइस, पाइप्स एंड इंसुलेटर्स बनाने के लिए यूज होता है पॉलीप्रोपाइलीन. तो दिस इज द थर्ड पॉलीमर. इस यूनिट का हमने ये तीसरा पॉलीमर देखा है ना. अब बात करते हैं अगले पॉलीमर के बारे में, दैट इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. द नेक्स्ट पॉलीमर इज PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो अगला पॉलीमर है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड. किसका पॉलीमर है ये?
विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ विनाइल क्लोराइड? CH2 डबल बॉन्ड CH, Cl is the vinyl chloride. Its N units are associated. इसके N units का कॉम्बिनेशन बेंजोइल पैरोक्साइड के प्रेजेंस में, बेंजोइल पैरोक्साइड इज द कैटालिस्ट हियर। और आपको बेंजोइल पैरोक्साइड का फॉर्मूला मालूम है, C6H5CO होल ट्वाइस O2 इज द बेंजोइल पैरोक्साइड। हाई प्रेशर इज नीडेड। हाई प्रेशर पर होगी ये केमिकल कॉम्बिनेशन और विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर बनेगा इसको हम कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। इट इज पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर है इसको हम विनाइल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड इज कॉल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी? तो ये जो है वाटर प्रूफ मटेरियल बनाने के काम में आता है कॉमनली। वाटर प्रूफ मटेरियल, वाटर प्रूफ मटेरियल, वाटर प्रूफ मटेरियल्स लाइक school bags, shoe heels, okay, school bag, shoe heels। इसके बाद रेनकोट, तो जहां पर भी इंसुलेटर, तो जहां पर भी वाटर प्रूफ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वहां पर हम पॉलीविनाइल क्लोराइड को यूज करते हैं। यूज टू मेक वाटर प्रूफ मटेरियल। वाटर रिपेलिंग पॉलीमर है PVC। तो दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब हमने बात किया पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। पॉलीविनाइल क्लोराइड के बाद अगला पॉलीमर करते हैं PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। और पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज ऑल्सो कॉल्ड ओरलॉन। जब पिछली बार इस पे क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन पूछा था ओरलॉन क्या है, तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज कॉल्ड ओरलॉन। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को क्या कहते हैं? ओरलॉन कहते हैं। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज कॉल्ड ओरलॉन। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को ही हम ओरलॉन कहते हैं। और देखो विनाइल साइनाइड, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, विनाइल साइनाइड को एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं, ये ध्यान रखना है। विनाइल साइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड को एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। FeSO4 हाइड्रोजन पैरोक्साइड, FeSO4 हाइड्रोजन पैरोक्साइड का प्रेजेंस इसको कन्वर्ट करेगा CH2CHCN होल N के अंदर। दिस पॉलीमर इज कॉल्ड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। खास बात होती है एब्रेशन लेस होता है, आसानी से आग नहीं पकड़ता है। डोंट कैच फायर, एब्रेशन लेस, खरोच नहीं लगा सकते। एब्रेशन लेस, डोंट कैच फायर, आसानी से इसमें आग नहीं लगती है। यूज टू मेक blankets and carpets, blankets और कारपेट्स बनाने के लिए यूज होता है।
तो देयर इज द यूजेस ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN। तो एक्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड का पॉलीमर है ये, ऑर्लॉन भी कहते हैं, इट्स अनदर नेम इज ऑर्लॉन। और विनाइल साइनाइड को जब फेरस सल्फेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइज करते हैं तब बनता है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो देयर इज पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। अब बात करते हैं अगले पॉलीमर के बारे में। तो नेक्स्ट पॉलीमर PVC हो गया, PAN हो गया, नाउ PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अगला पॉलीमर है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन PTFE। तो टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है, इट इज पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर है PTFE। PTFE is the polymer of tetrafluoroethylene. Formula of the tetrafluoroethylene is CF2 double bond CF2, ये इसका फॉर्मूला। और इसका कैटालिस्ट है अमोनियम पारोक्सी डाइसल्फेट, अमोनियम पारोक्सी डाइसल्फेट NH4 होल ट्वाइस S2O8, अमोनियम पारोक्सी डाइसल्फेट। और ये इसको पॉलीमराइज कर देगा CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 होल N के अंदर। तो देयर इज PTFE, ये पॉलीमर है PTFE, ओके, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है ये, केमिकली इनर्ट एंड हीट रेजिस्टेंट। तो दो इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, केमिकली इनर्ट एंड हीट रेजिस्टेंट। तो चलिए नोट कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज PTFE की। PTFE क्या क्या खास बात है, केमिकली इनर्ट, हीट रेजिस्टेंट, कहां तक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट सहन कर सकता है, अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, केमिकली इनर्ट, हीट रेजिस्टेंट। तो यूजेस भी उसी हिसाब से इसके डिसाइड होंगे, है ना, जैसा पॉलीमर है उसी हिसाब से उसके यूजेस डिसाइड होंगे। तो यूजेस है यूज टू मेक एसिड बेस कैरिंग कंटेनर, यूज टू मेक एसिड बेस कैरिंग कंटेनर, अम्ल क्षार को ले जाने वाले बर्तन, यूज टू मेक एसिड बेस कैरिंग कंटेनर। नॉन स्टिक कुकवेयर्स, नॉन स्टिक कुकवेयर्स है ना, जो बर्तन रहते हैं उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। गाड़ियों के ऊपर भी टैफ्लॉन की कोटिंग होती है, गाड़ियां जो होती, व्हीकल्स जो होते हैं उनके ऊपर भी टैफ्लॉन की कोटिंग होती है, टू मेक द व्हीकल्स स्क्रैच लेस। तो स्क्रैचेस को कम करने के लिए या स्क्रैचेस ना लगे उसके लिए गाड़ियों के ऊपर भी टैफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ PTFE, ये कॉमन यूजेस हैं पॉली
टेट्राफ्लोरोइथाइलिन के। तो दीज आर द कॉमन यूजेस ऑफ PTFE। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स। PVC इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्लॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रेशन लेस पॉलीमर होता है ऑर्लॉन। नाउ द नेक्स्ट पॉलीमर इज पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन तो स्टाइरिन किसको कहते हैं ये ध्यान रखना है। विनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरिन। तो विनाइल बेंजीन को स्टाइरिन कहते हैं। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टाइरिन। ये स्टाइरिन का फॉर्मूला है और इसका जो पॉलीमर बनेगा इसको हम कहेंगे पॉलीस्टाइरिन। इट इज कंडेंस in presence of benzoyl peroxide C6H5CO twice O2। तो benzoyl peroxide इसको ऐड करने में मदद करेगा। CH2 bond is open and its whole end is polystyrene। ये है विनाइल बेंजीन या स्टाइरिन का पॉलीमर जिसको कहते हैं पॉलीस्टाइरिन। खास बात क्या है, लाइट वेट ट्रांसपेरेंट, लाइट वेट के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है। लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट। और जो बेसिक इसके यूजेस हैं, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर। कैबिनेट्स ऑफ टेलीविजन, रेडियो एंड फ्रिज। रेफ्रिजरेटर रेडियो और टेलीविजन की कैबिनेट्स बनाने के लिए यूज होता है। प्लास्टिक के कप भी बनते हैं इससे, प्लास्टिक के कप और कॉम्स, कंघे बनाने के लिए भी यूज होता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द पॉलीस्टाइरिन। तो ये पॉलीमर है आपका पॉलीस्टाइरिन। स्टाइरिन का पॉलीमर पॉलीस्टाइरिन। स्टाइरिन किसको कहते हैं, विनाइल बेंजीन को स्टाइरिन कहते हैं। विनाइल बेंजीन इज कॉल्ड स्टाइरिन। ओके, तो पॉलीस्टाइरिन अभी तक हम लोग कॉमनली उन पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं जो सब एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं, और सभी एडिशन है और सभी जो है वो एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं। लीनियर पॉलीमर भी है सभी अभी तक, है ना। अब बात करते हैं अगले पॉलीमर पर, दैट इज पॉलीस्टाइरिन के बाद PMMA। PMMA इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर। PMMA, polymethyl methacrylate। it is polymer of methyl methacrylate जो कि itself एस्टर होता है। तो एस्टर यूनिट का कॉम्बिनेशन है PMMA। PMMA एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, तो इसको अच्छे से याद करना है। PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट। पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट इज PMMA। और PMMA को फ्लैक्सी ग्लास भी बोलते हैं, लूसाइट भी बोलते हैं इसको, फ्लैक्सी ग्लास। ग्लास और ल्यूसाइट भी कहते हैं इसको, फ्लैक्सी ग्लास, ल्यूसाइट। PMMA, फ्लैक्सी ग्लास, ल्यूसाइट। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो मिथाइल मेथाक्रेलेट, मिथाइल
क्रेलेट, ये इसका यूनिट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे। इटसेल्फ कैसा है, एस्टर है, ये इटसेल्फ कैसा है, एस्टर है, ठीक है। COOCH3 मिथाइल मेथाक्रेलेट, और इसका जो पॉलीमर बनेगा CH2 CH3 और ये COOCH3, इसका होल N। दिस polymer is known as PMMA, polymethyl methacrylate, और इसको प्लेक्सीग्लास या लूसाइट भी कहते हैं। एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस पॉलीमर, तो इस पॉलीमर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हार्ड ट्रांसपेरेंट, हार्ड और ट्रांसपेरेंट होता है, ये एकदम 100% ट्रांसपेरेंट रहता है, तो इट इज हार्ड ट्रांसपेरेंट। Hard and transparent, okay, used to make telescope lenses of, used to make lenses of telescope, used to make lenses of telescope, windows of aeroplanes, windows of aeroplane, स्काईलाइट, स्काईलाइट क्या होता है, जैसे घर का जो रूफ टॉप है ना, घर का जो छत होता है, उसके रूफ टॉप की जगह अगर ग्लास की प्लेटें कहीं पर आपको दिखाई दे, ग्लास रखा हुआ हो, तो उसको कहता है स्काईलाइट। स्काईलाइट जो रूफ का टॉप रहता है उसके ऊपर रखते हैं ना, छत नहीं बना करके उसकी जगह क्या करते हैं, ग्लास का टॉप रख देते हैं, तो पूरी की पूरी लाइट सीधे सीधे नीचे की तरफ आती है, उसको कहते हैं स्काई लाइट। तो टॉप ऑफ द हाउस कह सकते हैं उसको, है ना, तो जो आपकी छत है उसकी जगह पे स्काईलाइट यूज करते हैं। स्काईलाइट, विंडोज ऑफ एरोप्लेन्स, लेंसेस ऑफ टेलीस्कोप एंड डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए भी इसको मिक्स करते हैं। जो चीजें रहती, फ्लैक्सी ग्लास बोला ना, तो फ्लेक्सिबल ग्लास जैसा यूज होता है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। और कोई इंपॉर्टेंट यूजेस, तो लाइट, सोलार पैनल्स बनाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना, सोलार पैनल, तो एक नया यूज दिखा, सोलार पैनल्स बनाने के लिए भी फ्लेक्सी ग्लास या PMMA को यूज करते हैं। तो PMMA इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर, तो ये ध्यान रखना है। मिथाइल मेथाक्रेलेट जो कि इटसेल्फ एस्टर है, उसका पॉलीमर है ये, ओके। तो PMMA के बारे में हम लोगों ने बात किया, PMMA को ध्यान रखना है। उसके बाद अब बात करते हैं अगले हिस्से पर। PMMA के बाद बात करेंगे हम रबर के बारे में, ठीक है। तो रबर के बारे में अब इंपॉर्टेंट, रबर के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, रबर के कौन कौन से पॉलीमर है, उसके बारे में बात करते हैं। तो इट इज पॉलीमर capable of returning to its original length. It is a polymer. रबर क्या है, एक पॉलीमर है। It is a polymer which is capable of returning
which is capable of returning to its original length, to its original length, जो अपनी ओरिजिनल लेंथ में बार बार खींचने के बाद भी आ सकता है. ओरिजिनल लेंथ, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, जो अपने ओरिजिनल लेंथ, शेप और साइज को बार बार गेन कर सकता है, उस पॉलीमर को हम कहते हैं रबर. इट इज कॉल्ड रबर. तो उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? रबर कहते हैं. अब बात करते हैं फिर से एक बार नेचुरल रबर के बारे में. तो नेचुरल रबर जो हीबिया ब्राजिलेंसिस या हीबिया इलास्टिका, ये तो रबर प्लांट के बॉटनिकल नेम है. हीबिया ब्राजिलेंसिस एंड हीबिया इलास्टिका से रिकवर होता है. तो नेचुरल रबर, नेचुरल रबर 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन का सिस फॉर्मेट है. 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन, ऑल्सो कॉल्ड आइसोप्रिन, जिसको हम आइसोप्रिन भी कहते हैं. आइसोप्रिन. तो 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन और आइसोप्रिन इज कॉल्ड नेचुरल रबर. लीनियर सिस पॉलीमराइजेशन शो करता है ये. ठीक है. तो देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन मतलब CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी मोनोमर यूनिट है. दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ रबर. दिस इज द मोनोमर यूनिट ऑफ रबर, है ना. तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और जब ये पॉलीमराइज होने जाएगा तो सिस कंडीशन पे रहेगा. ये बात ध्यान रखनी है. ये हुआ आपका कार्बन, ये कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप, डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा, एक बॉन्ड बचेगा और ये CH2 बचेगा यहाँ पे. तो ये सिस कंडीशन पर जुड़ा हुआ रहेगा, सिस कंडीशन पर अटैच रहता है, और एक बॉन्ड जो है वो बीच में आ जाता है यहाँ बैलेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए. 1 2 3 4. ठीक है. तो सिस स्ट्रक्चर होता है ये सिस पॉली आइसोप्रिन. सिस पॉली आइसोप्रिन, सिस पॉली आइसोप्रिन. ठीक है. सिस कैसे कह रहे हैं हम लोग? दोनों CH2 सेम साइडेड है. तो सिस पॉली आइसोप्रिन का स्ट्रक्चर है नेचुरल रबर, है ना, का पॉलीमर है नेचुरल रबर. और इसी का एक आइसोमर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके बॉन्ड्स जो है वो ट्रांसपोजिशन पर रहते हैं. जिसके जो बॉन्ड्स हैं वो ट्रांसपोजिशन पर रहेंगे और उसको हम कहते हैं गट्टा पैरचा, है ना. तो अगले पॉलीमर के बारे में भी बात कर लेते हैं. और रबर के अंदर जो फोर्सेस रहते हैं वो कौन से? वैंडरवाल फोर्सेस, वीक वैंडरवाल फोर्सेस आर देयर इन रबर. अब बात करते हैं आइसोमर ऑफ सिस पॉली, सिस आइसोप्रिन कह सकते हैं सीधे, सिस आइसोप्रिन. सिस आइसोप्रिन इज ट्रांस आइसोप्रिन, ट्रांस आइसोप्रिन और कॉल्ड PERCHA, गट्टा पर्चा, है ना. जिसमें ये जो टर्म है इसका, ये कहां से आया इसकी बात कर लेते हैं जरा. केवल ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये बात ध्यान रखना है. आया कहां से उसकी बात. देखो ये जो इसका टर्म है गट्टा, ये रिलेटेड है गम से. इट मीन्स गम, मीन्स गम. ओके. और जो दूसरा टर्म है इसमें
ये रिलेटेड है ट्री से। गट्टा मीन्स गम और पैरचा मीन्स होता है मीन्स ट्री। तो ट्री से निकलने वाली जो गम है वो नेचुरल भी है और ये भी है, लेकिन इसका नाम उसके साथ मैच करता है। तो गट्टा परचा भी ट्री से निकलने वाली नेचुरल गम है, नेचुरल गम है। लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ट्रांस है। जैसे मैंने उसको जब शो किया था तो हमने सिस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया था। इसमें देखो पोजीशन कैसी रहेगी, ये पोजीशन जो है CH2 की वो ऐसी रहेगी। तो दिस इज ट्रांस, ट्रांस आइसोमर ऑफ सिस आइसोप्रेन इज गट्टा परचा। ओके, तो क्लियर। तो ये इसका CH2 कहां पर है, ट्रांस पोजीशन पर है, उसमें कहां थी, सिस पोजीशन पर थी। ठीक है, इसके बाद रबर के मॉडिफिकेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ रबर और अदर स्ट्रक्चर्स पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।